एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में दो बहनें रहती थी, मीरा और लक्ष्मी। माता पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मीरा के कंधों पर आ गई थी। मीरा शांत, गंभीर, जबकि लक्ष्मी हंसमुख और शरारती थी। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, घर का काम खत्म करके लक्ष्मी बस मीरा के लौटने की राह देख रही थी। मीरा लकड़ियों का गट्ठर उठाए आंगन में पहुंची और बोली, लक्ष्मी, आज लकड़ियां ज्यादा इकट्ठी करनी पड़ी। गट्ठर भारी है, इसे सुबह बाजार ले जाना होगा। आज की रोटी तरकारी तुझे ही बनानी पड़ेगी। दीदी, हर बार चूल्हा मैं ही जलाऊं, कभी तुम भी बना लिया करो ना। मैं भी जंगल से लकड़ी उठाकर लाती हूँ, तुम भी थोड़ा रसोई संभाल लो। अरे बुद्धू, तुझे सीखना है। घर के काम, चूल्हा चौका सब समझना जरूरी है। मैं चाहती हूँ तू हर काम में हाथ साफ कर ले, ताकि कल को अकेली पड़े तो दिक्कत ना हो। हाँ, समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है काश माँ होती, वो हमसे सारा बोझ बांट लेती। और बाबा, वो गांव से लौटते वक्त हमारे लिए मिठाई लाते थे। लक्ष्मी, फिर तू वही पुरानी बातें। माँ बाबा को याद करना गलत नहीं, पर दुख में डूबे रहना ठीक नहीं। देख, ये जंगल, ये हवा, कभी कभी लगता है जैसे बाबा की आवाज कांपते पत्तों में घुल जाती है। और चूल्हे का धुआं, जैसे माँ हमें देख रही हो। हम बिल्कुल अकेली नहीं हैं। दीदी, तुम ना बस दो बातें कहती हो और मेरा डर गायब हो जाता है। सच में ये छोटा घर भी तुम्हारे साथ किसी बड़े महल जैसा लगता है। थोड़ी ही देर में आसमान पर काले बादल छा गए। बरसात का मौसम था और शाम ढलते ही हवा अचानक बेकाबू होकर चलने लगी। कुछ ही पलों में तेज तूफान और बारिश ने जंगल को घेर लिया। मीरा और लक्ष्मी डर के मारे अपने छोटे से घर के अंदर दुबक कर बैठ थी। दीदी, ये छत तो ऐसे कांप रही है जैसे अभी गिर पड़ेगी। बाहर पेड़ों की आवाज सुनो, लगता है पूरा जंगल तूफान में उड़ जाएगा। अगर घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी, घबराने से कुछ नहीं होगा। तू शांत रह। तूफान बड़ा है, पर हम उससे बड़े हैं। घर गिर भी जाए तो हम दोबारा खड़ा कर लेंगे। जब तक हम दोनों साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। फिर भी दीदी, दिल धड़क रहा है। दीवारें भी भीगकर नरम हो रही हैं, कहीं टूट न जाएं। अरे पगली, तू बस सोच सोच कर डर रही है। मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं आती। अभी तूफान है, पर थोड़ी देर में थम जाएगा। और देख, अब आवाज कम हो गई है, बारिश भी हल्की हो चली है। हमारा घर खड़ा है, सब ठीक है। मीरा की बातों से लक्ष्मी थोड़ी शांत तो हो गई, मगर दोनों की आंखों से चिंता मिट नहीं सकी। तूफान भले बाहर था, पर बेचैनी दोनों बहनों के दिल में पूरी रात गूंजती रही। रात ढलकर जब सुबह की हल्की किरणें फैली, गांव की देवकी मामी हाल पूछने उनके घर पहुंची। घर की हालत देखते ही वह एकदम घबरा उठी और बोली, अरे मेरी बेटियों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सकुशल हो। रात भर हमें चिंता लगी रही, इतनी भयानक आंधी में तुम्हारा क्या हाल होगा, बस यही डर सताता रहा। अच्छा है, घर भी बच गया और तुम लोग भी। मामी, आपकी दुआओं का ही असर है। घर डगमगाया जरूर, पर टूटा नहीं। और मौसम भी अब थम रहा है, थोड़ा सुकून मिला है। मामी, आप लोगों का आना ही दिल को ताकत देता है। माँ बाबा के बाद आप ही तो हमारे अपने हैं। हमेशा रहेंगे बेटी, पर एक बात मैं फिर कहूंगी, तुम्हारा ये जंगल वाला इलाका सुरक्षित नहीं लगता। अगर चाहो तो हमारे घर आकर कुछ दिन रह लो। मामी, हम समझते हैं, पर ये घर और ये जमीन माँ बाबा की अंतिम निशानी है। इसे छोड़कर कहीं और रहना हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, इसलिए कभी जोर नहीं करती। बस अपना ख्याल रखना। चलो, अब मैं निकलती हूँ। अरे मामी, 2 मिनट बैठिए ना, चाय बनाती हूँ। नहीं रे, तुम दोनों अपना काम संभालो, मैं फिर आऊंगी। अच्छा, चलती हूँ। ये बोल के देवकी मामी दोनों बहनों का हालचाल पूछ के वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें भी काम में लग जाती है। बरसात का मौसम अब थम चुका था। खेतों में हरियाली लौट रही थी। हर साल बरसात के बाद गांव में मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का साहूकार भंवरलाल और सरपंच भैरव सिंह। दोनों आपस में मिले हुए थे
और गरीबों से जबरन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह मीरा और लक्ष्मी घर के आंगन में खड़ी थी। तभी दूर से साहूकार और सरपंच और साहूकार का आदमी आते दिखते हैं। दीदी जरा देखो, साहूकार और सरपंच हमारी तरफ ही आ रहे हैं। क्या माजरा है? लक्ष्मी, शायद वही। मेला पास है और ये लोग फिर उगाही करने आए होंगे। दान नहीं, दबाव समझो। थोड़ी ही देर में साहूकार भंवरलाल, सरपंच भैरव सिंह और उनका एक आदमी आंगन में घुस आए। भंवरलाल के चेहरे पर ठसक और भैरव सिंह की चाल में घमंड सा झलक रहा था। अरे ओ मीरा लक्ष्मी, निकलो बाहर, मेले का समय है। हर घर से चंदा तय है, दे दो, काम जल्दी निपटाओ। मीरा ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, हम तो मुश्किल से रोज की रोटी जुटाते हैं। चंदा देना हमारे बस में नहीं, माफ कीजिएगा। बहाने मत बनाओ, मेला गांव की शान है। दोगी, बिना बहस के दोगी। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो चौपाल पर तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा, समझी? लक्ष्मी अब तक चुप थी, मगर भंवरलाल के मुंह से ये सब बात सुनकर बोल पड़ी। गांव की शान हम भी समझते हैं, लेकिन जो अपने खाने तक का भी सोच समझकर खर्च करते हैं, उनसे आप सोने चांदी जैसा चंदा मांग रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? सरपंच भैरव सिंह तमतमाकर तुरंत आगे आया और बोला, ओ लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। गरीबों का काम है चुपचाप हुक्म मानना। हमें पता है किस घर में कितना है। सरपंच जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना गलत है। चाहे तो हम मेले में काम कर देंगे, पर पैसे ये संभव नहीं। भंवरलाल हंस पड़ा, मगर हंसी में ताना और गुस्सा दोनों थे। भैरव सिंह, सुन रहा है? ये लड़कियां हमें समझा रही हैं। लगता है इनको हमारे खिलाफ बोलने का शौक चढ़ गया है। सच बस इतना है कि मेले का चंदा जितना इकट्ठा होता है, उसका बड़ा हिस्सा मेले पर नहीं, आप लोगों की जेब में जाता है। ये सुनते ही आंगन एकदम शांत हो गया। भंवरलाल और भैरव सिंह दोनों गुस्से से कांप उठे। भंवरलाल जी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़वाते हैं। मेला तो छोड़ो, अब तो गांव में भी इनकी जिंदगी आसान नहीं रहने देंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन मीरा लक्ष्मी, याद रखना, हमारी बात टालने वालों को कीमत चुकानी ही पड़ती है। इतना कहकर साहूकार, सरपंच और उनका नौकर चले गए। मगर मीरा और लक्ष्मी के मन में सवालों का तूफान था। क्या पूरा गांव सच में उनके खिलाफ हो जाएगा या कोई उनकी सच्चाई समझेगा? अगली सुबह मीरा और लक्ष्मी कुछ लकड़ियां लेकर बाजार की ओर निकलती हैं। रास्ते में उन्होंने देखा साहूकार और सरपंच गांव के लोगों को जमा कर मेले और चंदे की बातें बता रहे थे। सुनो गांव वालों, इस साल मेला हमारा है। हर घर से दान लेना जरूरी है। गरीब हो या अमीर, कोई छूट नहीं। और जो नहीं देगा उसका नाम चौपाल पर बदनाम होगा। जमीन जायदाद पर भी असर पड़ेगा। मेरी बात टाली नहीं जा सकती। लोग सहमे सहमे खड़े थे। कुछ डर के मारे तुरंत पैसे दे चुके थे, कुछ चुप रह गए। सरपंच की नजर मीरा और लक्ष्मी पर पड़ी। देखो, ये दोनों बहनें भी यही खड़ी हैं। जंगल के किनारे रहकर भी मेले में दान नहीं देंगी तो गांव से दूर रहो। दीदी, हमारे पास जो मिलता है वही होता है। अब ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रहे लक्ष्मी, पहले हम शांति से बात करेंगे। सबको हमारी मजबूरी दिखनी चाहिए। मीरा आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर सरपंच के सामने बोली, सरपंच जी, हम दो अनाथ बहनें हैं। जो मिलता है उसी से जीते हैं। मेले में सेवा करने को हमेशा तैयार हैं, पर पैसे देने की क्षमता हमारे पास नहीं है। कृपा कर हमें माफ कर दीजिए। क्या कहा तूने? पैसे नहीं दोगी? मेला कोई खेल नहीं है। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो मेला ही बंद हो जाएगा। तू बहुत सयानी समझती है। याद रख, तुम्हारे घर की जमीन हमारी अनुमति के बिना काम नहीं करेगी। रास्ता भी बंद करवा सकते हैं। गांव वाले डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लक्ष्मी डर गई थी, पर मीरा का चेहरा कड़ा हो गया। साहूकार बाबू, हम गरीब हैं, पर डरपोक नहीं। मेला सबका है, लेकिन गरीबों का पेट काटकर पैसा लेना गलत है। हमारे हाथ से मेहनत का अनाज उठता है, उसका हक हमें बचाना है। जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी आगे आई और बोल पड़ी, हम हर साल मेले में पानी भरते हैं, मंदिर साफ करते हैं, यही हमारी भेंट है। पैसे हमारे पास नहीं है और ये जानते हैं आप लोग भी।
साल दर साल सिर्फ चंदा मांगकर परेशान किया जाता है। ओ लड़की, आवाज नीची कर। लोग तुम्हारा साहस देख रहे हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं बचाएगा। बाबूजी, ये बच्चियां सच कह रही हैं। इनसे जबरदस्ती लेना ठीक नहीं। जो सेवा करती हैं वही सबसे बड़ा दान है। चुप रह, साहूकार की बात चलेगी। गांव की उन्नति में वही मदद करते हैं। अब गांव की औरतें भी बोलने लगी। मीरा और लक्ष्मी मेहनती हैं। इनके पास पैसे नहीं हैं, इन्हें छोड़ दो। अगर इन्हें जबरदस्ती दान देने को कहा गया तो हम अपना दान भी रोक देंगे। माहौल बदल गया। डर की जगह विरोध की आवाज उठने लगी। साहूकार और सरपंच समझ गए कि अगर दबाव बढ़ाया तो लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इन बहनों से अब कुछ नहीं लेंगे, पर याद रखो, जो हमारी बात टाले उसका भला नहीं होगा। साहूकार और सरपंच अपनी टोली के साथ वहां से निकल पड़े, लेकिन जाते जाते सरपंच की निगाहों में साफ चमक रहा था। ये टकराव आगे बढ़े बिना नहीं रुकेगा। मीरा ने अनदेखा कर दिया, पर लक्ष्मी का मन धक धक करने लगा। दीदी, उनकी आंखों में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। लगता है अभी हमें चैन से नहीं रहने देंगे। डर वही दिखाता है लक्ष्मी, जो अंदर से टूट जाता है। हम तो सच के साथ हैं, हमें कौन हिला सकता है? लक्ष्मी ने दीदी की ओर ऐसे देखा मानो उसकी हिम्मत को पकड़कर अपने भीतर भर लेना चाहती हो। रात के समय गांव के दूसरी ओर साहूकार के घर में एक अलग ही माहौल उबाल कर रहा था। कमरे में उसका एक नौकर और सरपंच बैठा हुआ था। उस जमीन पर मेरी नजर आज की नहीं, बरसों पुरानी है। उनके बाप ने एक बार क्या मेरे सामने दम्भ दिखाया था। अपनी मेहनत की धरती नहीं बेचूंगा, यही कहा था उसने, और मुझे दरवाजे से लौटाया था। आज भी वो अपमान चुभता है और उसकी छाया उसकी बेटियां बनने लगी हैं। तब तो मौका सही है हुकुम। गांव में मेले का हल्ला है, भीड़ है, बात फैलाना आसान, और आपके काम के लिए तो वो जगह किसी खजाने से कम नहीं। शहर से आने जाने वाले लोग, रात में कोई देखता भी नहीं कि क्या आता जाता है। हाँ, मेरा माल वहां से निकलेगा तो कोई शक भी नहीं करेगा, पर जब तक वो दोनों बहनें उस जमीन पर बैठी हैं, कुछ नहीं हो सकता। पहले डराएंगे, फिर गांव के सामने उन्हें कमजोर दिखाएंगे, और अंत में कह देंगे कि मेले के लिए उनकी जमीन चाहिए। जरूरत पड़ी तो ये दिखावा भी कर देंगे कि हम उनके भले के लिए पैसा दे रहे हैं। और जो गांव वाले विरोध करे, डर किसे नहीं लगता। 2-4 को रात में बुला लेंगे, समझ जाएंगे कि चुप रहना ही ठीक है। योजना पक चुकी थी। लालच, बदला और डर से भरा हुआ ये खेल अगले दिन दोपहर सिर उठाने लगा। सूरज की कठोर धूप के बीच सरपंच, साहूकार और उनका वफादार नौकर चुपचाप मीरा और लक्ष्मी के घर आते हैं। अब बात मेले की नहीं रही मीरा। तुम दोनों ने चौपाल के सामने हमें काटकर अपनी औकात भूल गई हो। गांव में सर उठाकर चलना मुश्किल कर दूंगा। सोच लो, या तो ये जमीन छोड़ दो या फिर हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने सिर्फ सच कहा। ये जमीन हमारी माँ बाप की निशानी है, इसे हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अरे पैर की धूल जितनी कीमत है तुम्हारी, और जमीन ऐसे संभाल रही हो जैसे खजाना हो। तुम्हारे बस की नहीं, दे दो हमें। बदले में कुछ पैसे पकड़ाकर हम तुम्हें कहीं और बसा देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे और आपकी इस जबरदस्ती को कोई सौदा नहीं कहेगा। ये तो छीना झपटी है। साहूकार का चेहरा तमतमा उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 अनाथ लड़कियां उसकी आंख में आंख डालकर जवाब दे रही हैं। ठीक है, अब हम भी देखेंगे कि तुम्हारी यह अकड़ कितने दिन चलती है। गांव में कौन तुम्हारा हाथ थामता है और कौन मुंह फेर लेता है। धमकी हवा में लटकती रह गई। साहूकार और सरपंच गुस्से से पैर पटकते हुए चले गए। उनके जाते ही आंगन में सन्नाटा फैल गया। सन्नाटा इतना भारी कि हवा भी डरती सी लग रही थी। दीदी, लगता है ये लोग हमें चैन से नहीं रहने देंगे। चल, शंभू मामा के पास चलते हैं। गांव में अगर कोई हमारी बात समझ सकता है तो वो वही हैं। दोनों बहनों को यह सुनकर बहुत डर लगता है और दोनों बहनें चुपचाप पगडंडी पकड़कर उस बुजुर्ग के घर की ओर चल पड़ी, जो कि उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। अरे बेटियों, चेहरे क्यों उतर गए हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? मामा, वो लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आज साफ साफ धमका कर गए हैं।
भंवरलाल और भैरव सिंह, हम सब जानते हैं उनकी नीयत कैसी है, लेकिन तुम दोनों निश्चिंत रहो। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हारी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम दोनों को हमारे साथ रहना चाहिए। उस जंगल किनारे अकेली 2 लड़कियां अच्छा नहीं लगता। शंभू मामा शांत स्वर में बोले। नहीं देवकी, वो घर इनके माँ बाप की आखिरी याद है। ये उसे छोड़ नहीं सकती और छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं अभी प्रधान भीमराव जी से मिलता हूँ। पूरे इलाके में उनसे बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं। उन्हें सब बताता हूँ। तुम दोनों चिंता मत करो। कुछ ही देर बाद मामा प्रधान के हवेली पहुंचे। प्रधान भीमराव कड़े स्वभाव के लेकिन सच्चाई के साथी थे। मामा ने पूरा किस्सा सुनाया। तो ये बात है, भंवरलाल की नजर उस जमीन पर है। मुझे पहले भी महसूस हुआ था, अब सबूत भी मिल गया। आज रात से उसके हर कदम पर मेरी नजर होगी। उन्होंने अपना एक भरोसेमंद आदमी मामा के साथ भेज दिया। उस रात दोनों चुपके से साहूकार के घर के पीछे पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को फुसफुसाते सुना। आज की रात ही सही समय है। दोनों लड़कियों को निकाल फेंकेंगे। जमीन ना दी तो हम छीन लेंगे। हाँ, देर मत करो। हमारे काम का पूरा मंसूबा इसी जमीन पर टिका है। इतना सुनते ही मामा और प्रधान का आदमी उनकी छाया से बाहर आ गए। बस, बहुत सुन लिया। अब प्रधान जी तुम्हारा हिसाब करेंगे। दोनों के चेहरे का रंग पल भर में उड़ चुका था। अगली सुबह चौपाल लोगों से भर चुकी थी। साहूकार और सरपंच को सामने खड़ा किया गया। दोनों की आंखें जमीन पर गड़ी थी। तभी प्रधान ने गरजती आवाज में सभा को संबोधित किया। भंवरलाल, भैरव सिंह, काफी दिनों से तुम्हारी बनाई हुई डर की दीवार पर ये गांव चुप खड़ा था, लेकिन आज इस चौपाल के बीच हर बात का हिसाब होगा। जो सच अपने मुंह से कह दोगे, सजा हल्की होगी, और अगर मुझे खुद उगलवाना पड़ा तो अंजाम तुम दोनों जानते हो। प्रधान साहब, गलती हुई हमसे। मीरा, लक्ष्मी को तंग नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। गलती? बस इतना? ये बताओ, क्या तुम दोनों सिर्फ चंदे की वजह से उनके पीछे पड़े थे, या उस जमीन को कब्जाने के लालच में जहां तुम अपना गंदा धंधा जमाना चाहते थे? प्रधान के सामने सच खुलते ही दोनों की सांसें रुक गई। शर्म से चेहरा नीचे जैसे धूल में मिल गया हो। अब सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। सभी गांव वालों से माफी मांगो और मीरा लक्ष्मी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। भैरव सिंह, आज से तुम सरपंच नहीं रहे, और भंवरलाल, मेले का सारा खर्च तुम अकेले उठाओगे। यही तुम्हारी सजा है। प्रधान जी, दया कीजिए, पद मत छीनिए। आगे से कभी नहीं होगा। सारा खर्चा मैं कैसे? मेरा तो सब डूब जाएगा प्रधान जी। बहुत वर्षों तक तुमने लोगों का जीना मुश्किल किया है। अब वही भार तुम्हें उठाना होगा। ये चौपाल आज के बाद तुम्हारी मनमानी कभी नहीं सहेगा। गांव तालियों से गूंज उठा। चौपाल के बाद मीरा और लक्ष्मी प्रधान और मामा के पैर छूती हैं। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि अगली बार कैसी कहानी सुनना चाहोगे, ऐसी ही या बिल्कुल नई।